Hello everyone. Hello Darsh. Good evening. क्लियर है स्क्रीन, ऑडियो वीडियो? एक बार कंफर्म कर देना। तो कॉस्टिंग का एक बेसिक चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। बेसिक चीजें सीखी थी, कुछ क्या है रिलेशन जो था कॉस्टिंग का भी प्रोडक्ट के साथ कैसा था, वो सारी चीजें देखी थी। बेसिक सी चीजें। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में आएंगे वो जो मैं आज कराऊंगा उसमें से आएंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लेक्चर भी क्या है इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपके जो बेस बिल्डिंग के लिए एग्जाम में इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो सब हम आज जो कवर करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग और प्लस क्या है आपको थियरी याद होनी चाहिए क्योंकि कोई कोई क्वेश्चंस आपके क्या हो जाते हैं थियरी बेस्ड आ जाते हैं। तो जैसे कि प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या बोला है, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर। पीरियड कॉस्ट में हम क्या करते हैं, एक्सपेंस ऑफ कर देते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का तो नाम ही क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी एसोसिएटेड विथ मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट। फिर ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर एक सिंपल सा सम था जिसमें आपको क्या करना था, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में बाइफरकेशन करना था। देन वी डिस्कस अबाउट डायरेक्ट मटेरियल। वैसे तो एकदम सिंपल होता है कि भाई कोई रॉ मटेरियल है तो भाई लेट्स से उसका पर केजी क्या है, $100 रेट है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होगा भाई, जो भी आपका केजी से मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन हम लोग कॉस्टिंग में सिर्फ उतना तक सीमित नहीं रखेंगे और एडिशनल हम लोग डायरेक्ट मटेरियल में क्या ऐड कर रहे हैं, तो परचेस कॉस्ट तो आने वाला ही है, प्लस रॉ मटेरियल है तो अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ रहा है, ठीक है, तो कोई फैक्ट्री से लेकर हमारे वेयरहाउस तक या हमारी फैक्ट्री तक लाने का जो कॉस्ट हुआ, फ्रेट, रॉ मटेरियल को लाने के लिए हुआ, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई इसे भी ऐड कर दो। फिर एक नॉर्मल लॉस वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि भाई नॉर्मली हमें पता है कि भाई कुछ भी करे 5% लॉस तो अवॉइडेबल ही नहीं है। तो व्हाट विल स्मार्ट बिजनेसमैन डू, वो कॉस्ट कस्टमर को चार्ज कर लेना है। क्योंकि अगर हमें पता ही है कि भाई क्या होने वाला है, 5% लॉस होने वाला है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग लेट्स से 100 यूनिट्स पे काम कर रहे हैं तो उसमें से 95 अच्छी बनेगी और 5 में लॉस होने वाला है, ठीक है। तो स्मार्ट बिजनेसमैन क्या करेगा, जब आपको 100 यूनिट्स का ऑर्डर प्राइस कोटेशन दिया जाए तब आप क्या करोगे, 100 नहीं 105 यूनिट्स का कॉस्ट निकाल के ही उसको दोगे ना, करेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है कि जो नॉर्मल लॉस होता है वो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपको कोई डिस्काउंट वगैरह मिला तो वो आपका कॉस्ट है नहीं। सिमिलर कॉन्सेप्ट इन डायरेक्ट लेबर्स, ध्यान क्या रखना है, वेजेस सैलरीज डायरेक्टली रिलेटेड। तो कई बार क्या होता है कि जब पीसमिल काम किया जाता है तो पर आवर रेट होता है कि भाई आपको पर आवर लेट से 1000 रुपीज दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट में उसके रिलेटेड लेबर कॉस्ट की बात हो रही है। तो ये जो वेजेस सैलरी डायरेक्टली रिलेटेड है वो क्या है, इसके बेस पर कि भाई लेट्स से आपने कितने आवर्स काम किया, तो बोले अगर एक यूनिट के लिए 1 आवर की जरूरत है तो 400 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स काम करना पड़ेगा, 400 आवर्स इंटू 1000। तो ये एकदम एक्सट्रीम केस हो गया ना, जनरली ऐसा होगा नहीं कि कोई बंदा है जो क्या है ना ही ब्रेक ले रहा है ना ही बीमार पड़ रहा है कि भाई इसको 400 यूनिट्स बना है तो उसने एग्जैक्ट 400 आवर्स लिए, या फिर कोई मशीन नहीं बिगड़ा, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इश्यू नहीं हुआ, तो ये तो बहुत रेयर है। तो ये तो बेसिक फॉर्म है, प्लस जैसा यहाँ पे हमने नॉर्मल लॉस लिया था ऊपर कॉस्ट में,
वैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल डाउन टाइम, कि भाई ब्रेक लिया है, सेटअप है, ट्रेनिंग टाइम है, ये कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और कुछ खास तो है नहीं इसमें। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल में हमने क्या डिस्कस किया था कि रॉ डायरेक्ट मटेरियल तो हमें सिंपल पता होता है कि लेट्स से रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, ये दोनों को यूज करके बनाना है प्रोडक्ट एक्स। इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल क्या है, तो बोले सेफ्टी इक्विपमेंट फॉर फैक्ट्री क्वालिटी कंट्रोल वर्कर्स। तो सेफ्टी शूज होते हैं, हेलमेट्स वगैरह होते हैं, तो वो मटेरियल्स खरीदने के लिए कॉस्ट तो लगेगा, लेकिन क्या वो आपके प्रोडक्ट का पार्ट होने वाला है, नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल्स। जो एसेंशियल है, उसके बिना चलेगा नहीं, लेकिन वो क्या होगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, वो पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, वो हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर उसी तरह से इनडायरेक्ट लेबर, क्या एग्जांपल लिया था हमने कि भाई हमारे फैक्ट्री में क्या है, दो डिवीजन है, डिवीजन ए, डिवीजन बी। यहाँ पे 50 लेबरर्स है, यहाँ पे 120। लेकिन सुपरवाइजर हमने क्या किया है, एक कॉमन रखा हुआ है। तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि उसने ए में कितना काम किया, बी में कितना काम किया। इसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, लेकिन जो फैक्ट्री वर्कर्स है, यानी कि डिवीजन ए में ये जो 50 वर्कर है, वो तो एकदम सिंपल है ना, कि भाई उन लोगों ने ए प्रोडक्ट में काम किया था, तो ये जो 50 लेबर है, उनका जो कॉस्ट है, करेक्ट, उनका जो कॉस्ट है, वो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई ये ए बनाने में लगा। उसी तरह से ये जो 120 वर्कर्स है, तो उनका आपने टोटल जितना भी सैलरी वेजेस दिया होगा, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये पूरा का पूरा बी बनाने में या फिर बी डिवीजन में गया। लेकिन ये जो सुपरवाइजर है, उसको लेट्स से आप लोग पर मंथ क्या कर रहे हो, 2 लाख का सैलरी दे रहे हो, तो उसमें आप ऐसा क्लियरली नहीं बोल सकते कि भाई डिवीजन ए में कितना लगा, डिवीजन बी में कितना लगा। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा डिवीजन इन्वॉल्व है। ऑफ कोर्स यू कैन टेक अ रीजनेबल बेस, लेकिन उसे फिर हम क्या बोलेंगे, एलोकेशन, कि सर 50:120 कर दो ना। क्योंकि अगर उसको सुपरवाइज वर्कर्स का काम करना है, तो ए डिवीजन में कम वर्कर है, बी डिवीजन में ज्यादा वर्कर्स है, तो उसकी सैलरी का कॉस्ट हम ए में 50 के रेशियो में डालेंगे और 120 के रेशियो में बी में। तो इसी के साथ इनडायरेक्ट लेबर वाला पार्ट हो गया। अब ये थियरी पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए, भाई प्राइम कॉस्ट किसको बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर एंड कन्वर्जन कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है, भाई डायरेक्ट मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो डायरेक्ट मटेरियल तो ऑलरेडी है, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आएगा, तो एक तो लेबर लगेगा प्लस अदर ओवरहेड कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट में आप देखो डायरेक्ट मटेरियल नहीं आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट लेबर आ रहा है। तो प्राइम कॉस्ट एंड क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट, दोनों में ही क्या हो रहा है, डायरेक्ट लेबर आता है। फिर ये सब हमने देखा था, स्लोप वगैरह, चार्ट वगैरह, बस एक आइडिया होना चाहिए कि भाई स्लोप कैसा रहेगा कॉस्ट का। ठीक है, तो जैसे कि क्योंकि फिक्स कॉस्ट का क्या होता है, जैसे कि रेंट, आप कितना यूनिट बनाओ, कितना सेल करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका रेंट $1000 है, तो वो 1000 ही रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट का जो स्ट्रेटेजी हो जाए, तो उसका जो शेप है वो क्या रहेगा, फ्लैट। तो देखो यहाँ पे यूनिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा आपके स्लोप में, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में हम क्या बोलते हैं, इट चेंजेस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो देखो 0 पे 0 कॉस्ट है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ा रहे हो, यहाँ पे नीचे 2, 4, 6, 8, ऐसे वैसे कॉस्ट देखो आप इंक्रीज होता जा रहा है। इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप। विद इंक्रीज इन यूनिट्स, कॉस्ट विल इंक्रीज। सेमी वेरिएबल, तो कई बार क्या होता है कि कुछ कॉस्ट कैसे होते हैं कि इस तरह से बोले जाते हैं कि भाई लेट्स से कि आपको मिनिमम क्या है, 50,000 तो महीने के देने ही है। फिर प्लस वो क्या बोलता है कि जितने आवर्स आप काम करोगे, तो बोले पर आवर 400 मशीन का, या ऐसा कोई चार्ज है। तो देखो मिनिमम 50,000 तो देना ही है, मतलब ये क्या हो गया, फिक्स पोर्शन
प्लस जितना काम करोगे उसमें वेरिएबल क्या हो जाएगा इंटू 400। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा, उसका तो ऑब्वियसली अभी भी क्या है सेम रहेगा, लेकिन सेमी वेरिएबल में ये जो लाइन है वो किसकी है, टोटल कॉस्ट की। तो आपने देखा होगा ऊपर जो आपका स्लोप था वो स्टार्ट कहां से हुआ, एट इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या बोल रहे हो सर, बस यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपने जीरो से स्टार्ट किया था, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का सिंपल है, एक्टिविटी लेवल जीरो होगा तो कॉस्ट भी जीरो होगा। लेकिन जब सेमी वेरिएबल है तो आपका कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो है ही ना। हमने यहाँ पे क्या बोला, मिनिमम 50,000 देना है, तो फिक्स कॉस्ट तो है ही। सो जो सेमी वेरिएबल का जो चार्ट होता है वो इन अ वे टोटल कॉस्ट का जो स्लोप है वो तो क्या है, वेरिएबल जैसा ही है, लेकिन वो स्टार्ट कहां से होता है, क्योंकि मिनिमम फिक्स कॉस्ट तो होने वाला ही है, तो मिनिमम कॉस्ट आपका जीरो नहीं होता है, सेमी वेरिएबल में क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो सिंपल है, प्लस मिनिमम कॉस्ट 1000 है, उसके बाद जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जाओगे आप क्या होने वाला है, पॉजिटिव स्लोप। As fixed cost are fixed, candidate must convert this format to dollar amount। तो ये हमने सम्स भी देख लिए। बेसिकली क्या है कि कई बार वो क्या बोल देंगे कि भाई, आपको बोल देंगे कि भाई हमारा जो फिक्स कॉस्ट है ना वो $100 पर यूनिट है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर ऐसा कोई पर यूनिट में क्वांटिफिकेशन फिक्स कॉस्ट का हो ही नहीं सकता। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है उसका मतलब क्या होगा कि उन्होंने क्या किया है, एक बजटेड फोरकास्ट निकाला है कि कितने यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। मीनिंग सिंपल, अगर आपका रेंट है लेट से 1 लाख, और अगर आप यूनिट्स बनाने वाले हो 1 लाख, तो पर यूनिट कितना कवर होगा, ₹1। कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ये जो मैंने फिगर दिया कि भाई फिक्स कॉस्ट क्या है ₹1 पर यूनिट, वो किसके ऊपर बेस्ड है, जब आपके यूनिट्स 1 लाख हो। तो 1 लाख तो बजटेड यूनिट्स है। अगर एक्चुअली में क्या हुआ, हमसे 80,000 यूनिट्स ही बने, तो क्या फिक्स कॉस्ट 80,000 इंटू 1 80,000 हो जाएगा, नहीं होगा। करेक्ट। सो ये जो ये ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है वो फिर से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट आर फिक्स्ड, कैंडिडेट मस्ट कन्वर्ट दिस फॉर्मेट टू ए डॉलर अमाउंट। फिर क्या लिखा है, दैट विल नॉट चेंज एज अ प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंजेस। तो समझ आ रहा है आपको कि आपको ऐसा फिक्स कॉस्ट जब भी ऐसे पर यूनिट ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, भाई नहीं ऐसा नहीं होता है, पहले आप फिक्स कॉस्ट निकाल दो। तो अगर आप पहले फिक्स कॉस्ट निकाल दोगे, यानी आपको 1 यूनिट दिया है तो आप बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करो, यानी आपको पता है कि 1 लाख आपका फिक्स कॉस्ट है। फिर क्या होगा कि वो भले आपको बोले 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, आप क्या बोलोगे, फिक्स कॉस्ट कितना हुआ, 1 लाख। डन। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आप पर यूनिट फॉर्म में मत रखना, क्योंकि क्या होगा अगर एक्चुअल यूनिट्स बजटेड यूनिट्स जितने नहीं होंगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट बदल जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट कभी बदलता नहीं। रेलेवेंट रेंज, फिर कॉस्ट बिहेवियर्स में आपने तीनों का क्लासिफिकेशन किया, वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट किसको बोलते हैं, उसमें हमने एक रिलेशन बनाया था कि भाई जनरली तो वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, इट चेंजेस विद एक्टिविटी लेवल, यानी चेंज कहाँ पे होता है, वेरिएबल चेंज होता है, और फिक्स क्या रहता है, फिक्स। लेकिन वो फॉर्मूला कहाँ पे है, टोटल के लेवल पे। जब आप पर यूनिट की बात करोगे तो केस रिवर्स हो जाएगा, पर यूनिट ये कांस्टेंट हो जाता है, क्या है ये, वेरिएबल कॉस्ट। यानी यहाँ पे फिक्स कॉस्ट देखो, वेरीज पर यूनिट। टोटल क्या है, जो हमने नॉर्मल पढ़ा है वही, वेरिएबल का टोटल क्या करेगा, वेरी करेगा, फिक्स कॉस्ट का टोटल क्या रहेगा, कांस्टेंट। फिर एक इलस्ट्रेशन था, इसके ऊपर मैंने आपको ये चार्ट्स वगैरह एक्सेल में बताए थे कि कैसे सिंपली आपको बस डेटा डालना है और इंसर्ट चार्ट क्लिक करते ही ये चार्ट्स वगैरह बन जाते। फिर हमने एक ये चेक किया था
कि आगे जो अभी हमको ये चार्ट दिया हुआ था, अरे क्लासिफिकेशन, कि भाई किसको डायरेक्ट बोलते, किसको फिक्स बोलते, किसको सेमी वेरिएबल, उसके ऊपर ये इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन 9, कि भाई डायरेक्ट लेबर हमने बोला कि भाई ये वेरिएबल है, इनडायरेक्ट लेबर में क्या बोला हमने, मिक्स्ड कॉस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे करते 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 हमने सारा पूरा कॉस्ट शीट बना दिया। तो ये है उसका सॉल्यूशन। फिर हमने मिक्स कॉस्ट एनालिसिस पर आए। इतना चीज हमने ऑलरेडी आगे के सेशन में कवर कर लिया था, ठीक है। जस्ट इट वाज अ क्विक रिकैप, क्योंकि आई थिंक हमने 2-3 दिन के बाद लेक्चर ले रहे हैं। तो यहां तक आई होप यू आर क्लियर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल और फिक्स तो हमने एनालिसिस कर ली, उसमें कुछ एनालिसिस जैसा होता नहीं है, लेकिन आप समझो कि कोई आकर आपको ऐसा बोल दे कि भाई सर 2 लाख इज आवर मिक्स्ड कॉस्ट, कि उसमें कुछ पोर्शन फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट। तो सर ये कुछ जो है वो कैसे निकालेंगे? यू नो कि 2 लाख क्या है, मिक्स कॉस्ट है, यानी इसमें से कोई हिस्सा क्या होगा, फिक्स रहेगा, लेट्स से एक्स, यानी कि फिक्स कॉस्ट, और एक वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है, तो वो क्या हो जाएगा, 5 इंटू यूनिट्स। समझ आ रहा है कि नहीं? कि 2 लाख है, उसमें से एक हिस्सा क्या है, फिक्स कॉस्ट है, डजंट चेंज विथ लेवल ऑफ एक्टिविटी, और एक हिस्सा क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो एकदम सिंपल है, हाइलो मेथड है। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ये हाइलो मेथड है, सिंपल है। आपने अगर पहले किया होगा तो आपको ऑलरेडी आता होगा, नहीं किया हुआ है तो भी इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका फॉर्मूला है। क्या याद रखना है, हाइलो मेथड। लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए कि सर हाइलो मेथड यूज कब होती है, तो जब आपको मिक्स्ड कॉस्ट दिया गया हो, जब आपको मिक्स्ड कॉस्ट दिया गया हो और आपका गोल क्या है, आपको कहाँ रीच करना है, कि सर इसमें से हमको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंचना है, तब आप क्या यूज करते हो, हाइलो मेथड। क्या यूज करते हो, हाइलो मेथड। उसका नाम क्या है, हाइलो मेथड। हाइलो मेथड से आंसर क्या आता है ये भी आपको याद होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाइलो मेथड आपको क्या करेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देगा। तो आप समझ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे 2 लाख है, तो आपको ये तो पता होगा ना कि हमने कितने यूनिट्स बनाए। तो जब हाइलो मेथड आपको पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दे देगा, तो लेट्स से ये 2 लाख है ना, उसमें से 70,000 यूनिट्स बने एंड पर यूनिट कॉस्ट 2 है, तो आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, एंड बाकी 60,000 है वो क्या हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो हाइलो मेथड क्या कर रहा है, वो आपके लिए ये 2 ढूंढ के लाएगा। मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक बार आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया, आप यूनिट से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर अपना टोटल एक्चुअल कॉस्ट है, उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दोगे तो बचेगा क्या, फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, ये जो ग्रीन मैंने हाईलाइट किया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो डिवीजन के टर्म्स में आपको पता होना चाहिए कि पर का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो अगर कोई बोलता है कॉस्ट पर यूनिट, तो उसको फ्रैक्शन के टर्म में कैसा लिखा जाएगा, कॉस्ट, दिस इज पर, कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, कि भाई हाइलो मेथड करोगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। क्या मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर हाइलो मेथड का आंसर कॉस्ट पर यूनिट फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब कि हमारा कुछ ऐसा कुछ फॉर्मेट रहेगा कि भाई ऊपर कॉस्ट नीचे यूनिट। क्यों? क्योंकि हमको क्या मिल रहा है, कॉस्ट पर यूनिट। नाउ हाइलो मेथड क्या बात करता है, सर हाई माइनस लो। तो सिंपल, हाइलो मेथड में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाई माइनस लो अपॉन हाई
माइनस लो। और आपको क्या बताया गया अभी अभी कि हाई लो मेथड से आंसर क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। तो हाई लो का हाई माइनस लो, यानी ऊपर न्यूमरेटर में क्या करेंगे, हाई कॉस्ट माइनस लो कॉस्ट, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, हाई माइनस लो यूनिट्स। सो आर यू एबल टू रिलेट इट, कि ये जो कॉस्ट पर यूनिट है वही चीज हमने यहाँ पे की, और दोनों में हाई माइनस लो करेंगे, हाई माइनस लो। डन। फॉर्मूला आपको इतना याद रखना है हाई लो मेथड में, और इसका यूज क्या है, जब आपको मिक्स कॉस्ट दिया गया और आपको क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट चाहिए। हाई लो मेथड से जो आंसर आता है वो क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये देखो क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट। तो आपका फॉर्मूला इसी के बेस पर बन जाएगा कि हाई माइनस लो कॉस्ट, हाई माइनस लो यूनिट्स। याद रहेगा, एक ही फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में जो याद रखना है, क्या है, हाई लो मेथड। आंसर आता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। फिर क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों के आगे क्या लिख देना है, हाई माइनस लो, हाई माइनस लो। ऐसा करने के बाद आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। टोटल यूनिट्स दिए होंगे तो टोटल यूनिट्स के साथ पर यूनिट मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। फिर मिक्स्ड कॉस्ट में से अगर वेरिएबल निकाल दोगे तो बचेगा क्या, फिक्स कॉस्ट। डन। इलस्ट्रेशन। तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग पीरियड्स में यहाँ पे क्वांटिटी दिया है और उसका खर्चा बताया है। तो सर 1200 यूनिट अगर है तो खर्चा क्या है, 9000। लेकिन 1000 पे 8450, 1050 पे 8600, ये तीन ही फिगर्स देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि यूनिट ज्यादा हो रहे हो तो कॉस्ट बढ़ रहा है, कम है तो कॉस्ट कम आ रहा है। ओके, लेकिन क्या हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं पता चल रहा है। क्योंकि आप समझो 8450 कॉस्ट 1000 यूनिट्स का है, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गया, 8.45, इसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर 8600 जो कॉस्ट है वो क्या है, 1050 यूनिट्स का है। तो 8600 डिवाइड बाय 1050 करोगे तो आएगा 8.19। उसका मतलब क्या है कि हाँ वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, भाई यूनिट बढ़ते हैं तो कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट पॉजिटिव स्लोप नहीं है जैसा वेरिएबल कॉस्ट में होता है, यानी कि यहाँ पे कुछ मिक्सिंग चल रहा है। फिर आपकी मेथड का नाम क्या है, हाई लो। तो देखो सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी का सेल कब हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन 1400, और सबसे लोवेस्ट क्या है 1000। उनके सामने करेस्पॉन्डिंग कॉस्ट है। ठीक है, अभी अभी हमने बोला कि हाइलो मेथड का आंसर क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट। और दोनों में हमने क्या बोला, हाई माइनस लो, हाई माइनस लो। तो सबसे पहले हाई माइनस लो कॉस्ट की बात करें तो ऊपर क्या आ जाएगा, 9550 माइनस 8450। हाई माइनस लो यूनिट यानी 1400 माइनस 1000। क्या आया आंसर, 2.75 पर यूनिट। अब आप किसी भी एक को उठा सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग लो कॉस्ट वाला डेटा उठा ले, तो लो कॉस्ट में यूनिट कितना है, 1000। तो लो कॉस्ट वाला डेटा क्या बोल रहा है, अगर 1000 यूनिट में बनाता हूं तो खर्चा कितना हो जाता है, 8450। अभी 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 आपने ऊपर हाइलो मेथड से ये जो आंसर निकाला ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट $2.75 है तो 1000 यूनिट्स का क्या हो जाएगा,
1000 इंटू 2.75 क्या आया 2750। अगर मिक्स्ड कॉस्ट 8450 है, उसमें से वेरिएबल 2750 है, तो जो बाकी बचा वो क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। समझ आया सर? दूसरा फिगर लेते तो भी सेम आंसर आता। अगर 1400 की बात होती तो 1400 यूनिट का कॉस्ट कितना हो रहा था 9550। फिर यहाँ पे आप वेरिएबल कॉस्ट के लिए 1400 इंटू 2.75 करते तो आपका आंसर आ जाता 3850। तो टोटल वेरिएबल में से ये वेरिएबल कॉस्ट निकाल दोगे मिक्स कॉस्ट में से, तो जो बचा वो फिक्स कॉस्ट। देखा आपने दोनों लेवल पे जो बचा है वो क्या है फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि वो तो फिक्स ही रहेगा। आप 1000 यूनिट्स बनाओ या 1400, फिक्स कॉस्ट तो क्या रह रहा है 5700। हाइलो मेथड डन। वेरिएबल फिक्स्ड एलोकेशन सब लिखा हुआ है। सर क्या हो रहा है, तो ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब डायरेक्टली पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। फर्स्ट क्या करना है, प्रैक्टिकल सम देखेंगे, उसके बाद बेसिकली ये क्या बोल रहा है एलोकेशन करना है, एलोकेशन करना है। लेकिन एलोकेशन कैसे करना है वो हम देख लेते हैं पहले। तो जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट लेबर था, ये सबको डायरेक्ट कॉस्ट क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि आप इजीली रिलेट कर सकते हो डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ कि भाई डायरेक्ट मटेरियल है तो प्रोडक्ट बनाने में इतना खर्च हुआ, उसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलेंगे हम लोग। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनमें आप ऐसा डायरेक्ट नेक्सस नहीं ढूंढ सकते, तो उनको फिर हमें क्या करना पड़ेगा एलोकेशन। एक सिंपल एग्जांपल जो हमने सुपरवाइजर वाला लिया था वही कंटिन्यू करते। ए डिवीजन बी डिवीजन 50 वर्कर्स 100 वर्कर्स। तो अगर इसके ऊपर हमने एक सुपरवाइजर रखा है तो आइडियली तो आप डायरेक्टली बोल ही नहीं सकते कि भाई ए में कितना उसने सुपरवाइज किया बी में कितना किया। लेकिन अगर आपको रीजनेबली स्प्लिट करना है तो आपका जो भी सैलरी है वो आप क्या कर सकते हो ए और बी में शिफ्ट कर सकते हो 1:2, 50 to 100 यानी 1:2। तो इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं एलोकेशन। तो वो क्या बोल रहा है एलोकेशन करने के लिए आप अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो, डायरेक्ट लेबर, इंजीनियरिंग आवर्स, डॉलर्स, मशीन आवर्स, यूनिट प्रोड्यूस। थोड़ा क्लियर हुआ? अब एक थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैं, जब आप इलस्ट्रेशन देखोगे। बोल रहा है कि भाई हम लोग लायंस डेन कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है एनालाइजिंग इट्स वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस टू डिटरमाइन द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ असाइनिंग वेरिएबल ओवरहेड यूटिलिटीज, आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉस्ट ड्राइवर। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपको ये खर्चे दिए हुए, ठीक है, यानी मैं आपको बोलता हूँ कि भाई यूटिलिटीज का आपका इस महीने का खर्चा कितना हुआ 50,000। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप उस 50,000 को कैसे स्प्लिट करोगे अलग अलग डिवीजन में या अलग अलग प्रोडक्ट में। समझ आ रहा है क्वेश्चन? कि आपके पास कोई वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस है जो आपको ये पता है कि आपकी एक्टिविटी लेवल के साथ लिंक है, ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा कॉस्ट आएगा, कम काम करोगे तो कम कॉस्ट आएगा। तो अगर उसको एलोकेशन करना है तो कैसे। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, यूटिलिटीज सुना है आपने वर्ड यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है, जो आपकी नॉर्मल सर्विसेज आपको दी जाती है वो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ड्रेनेज और यू कैन से सीवेज। ये जो आपको सर्विस मिलती है उसे क्या बोला जाता है यूटिलिटीज। ओके, तो वाटर, ड्रेनेज, सीवेज को तो अभी साइड में रखते हैं, वो भी होता ही है पार्ट। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी कॉमन। अगर हम फैक्ट्री सेटअप की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो उसको चाहिएगी ना। तो इलेक्ट्रिसिटी डियर फ्रेंड्स क्यों चाहिए सर? मशीन चलाने के लिए। तो अगर आपका कोई ऐसा खर्चा है जो यूटिलिटीज का है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है,
तो उसको सर प्रोडक्ट वाइज या डिवीजन वाइज कैसे स्प्लिट करना है? तो बोले इलेक्ट्रिसिटी किस में यूज हो रहा है? तो बोले सर मशीन में। तो आप क्या निकालो? मशीन आवर्स। मशीन आवर्स के हिसाब से आप रेट निकालो और उसके बाद हम एलोकेशन करेंगे। मतलब समझे कि अगर कोई ऐसा बोलता है कि आपका यूटिलिटीज का बिल कितना हुआ, 1 लाख, इस महीने का बिल कितना हुआ, 1 लाख, ठीक है, और आपके पास दो डिवीजन है, डिवीजन ए, डिवीजन बी। मशीन आवर्स का मतलब क्या होता है कि कितने आवर्स तक मशीन चला, ठीक है। तो लेट से ए में क्या हुआ, 50 आवर्स तक मशीन चला, एंड बी में क्या हुआ, 100 आवर्स। तो ये रेट क्या बोलता है पता है, कि अगर आपको 1 लाख को इलेक्ट्रिसिटी बिल को ए और बी में स्प्लिट करना है तो कैसे करोगे? तो बोल रहा है कि सबसे कॉमन क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए यूज हुआ, मशीन के लिए। तो बोल रहा है कि टोटल आवर्स कितने हुए, 150। तो क्या बोलता है कि आप 1 लाख डिवाइड बाय 150 करो। तो ऊपर जो है वो क्या है, कॉस्ट है, नीचे जो है वो क्या है, आवर्स है। तो कॉस्ट पर आवर मिल जाएगा आपको, क्या आया, 666.67। फिर वो लोग क्या बोलते हैं कि वो आपको पर आवर कॉस्ट मिला ना, तो अगर आप उसको पर आवर मिला है तो आपको 666.67 करो, 666.67। तो इस तरह से जब आप एलोकेट करोगे तो यहाँ पे 33,333 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 66,667। दोनों का टोटल 1 लाख। जितना ए है उससे क्या है, डबल आया बी का कॉस्ट। समझ आ रहा है ये एलोकेशन कैसे बातचीत हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या बोला कि अगर हमें स्प्लिट करना ही है, ठीक है, वैसे क्या हुआ, पूरी ऑफिस का, पूरी फैक्ट्री का क्या बिल आया, 1 लाख। लेकिन हमें क्या चाहिए था कि हमें उसको स्प्लिट करना था, एलोकेट करना था। तो हमने सबसे सिंपल क्या लिया कि भाई मशीन आवर्स। तो जितने टोटल मशीन आवर्स थे उससे हमने मशीन आवर का रेट निकाला। फिर क्या करना है, सिंपल, जो डिवीजन में जितने आवर्स थे उसमें जो रेट निकाला हमने पर आवर, वो मल्टीप्लाई किया। तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है उसको हमें एलोकेट करना है, तो हम उसमें से 1 लाख में से क्या बोलेंगे कि 33,000 हम बोल सकते हैं कि डिवीजन ए के लिए खर्च हुआ, एंड 66,667 कह सकते हैं डिवीजन बी के लिए खर्च हुआ। डन। अब नेक्स्ट, रिपेयर्स। तो फिर से यहाँ पे किसके रिपेयरिंग की बात हो रही है, मशीन। इसमें भी हम लोग मशीन आर का बेस ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि सिंपल है, more the machine is used, more it will require maintenance and repairs, ठीक है। तो दोनों के लिए हमने क्या बोला, फर्स्ट एंड सेकंड के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि मशीन आवर्स के बेस पे एलोकेशन सिंपल रहेगा। इंस्पेक्शन, डियर फ्रेंड्स, इंस्पेक्शन का मीनिंग पता है ना आपको? इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, क्वालिटी चेक है ये। हम लोग नहीं चाहते कि हमारा प्रोडक्ट बाहर, फॉल्टी प्रोडक्ट बाहर चला जाए, ठीक है। फॉल्टी प्रोडक्ट हम बेचना ही नहीं चाहते। इवन तो अगर आपका पॉलिसी क्या है कि हम आपको अगर प्रॉब्लम है तो फुल्ली रिप्लेस कर देंगे, तो भी हम नहीं चाहेंगे कि कस्टमर को ये इनकन्वीनियंस हो कि भाई उसे कोई काम के लिए प्रोडक्ट चाहिए था, वो जब प्रोडक्ट यूज करने जाए तो प्रोडक्ट फॉल्टी निकले। तो अगर आप उसको फ्री में रिप्लेस करके दे रहे हो तो भी उसको एक इनकन्वीनियंस तो कॉज हो ही रहा है। तो कंपनीज क्या चाहती है कि जैसे ही एक बार प्रोडक्शन हो जाए तो उसका क्वालिटी टेस्टिंग होना चाहिए।
और जो जो प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के है जो पास हो रहा है उसी को हम लोग आगे सेल में बेचेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर इंस्पेक्शन का कॉस्ट है उसको एलोकेशन करना है तो सबसे अच्छा बेस क्या रहेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो कैसे ये कैलकुलेशन या कैसे ये थियरीज लगानी है वो आपने देखा। देखो यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है कि यूटिलिटीज में आप मशीन आवर्स ले सकते हो, क्योंकि लॉन्गर द मशीन रन्स द मोर द यूटिलिटी। यानी एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का लिया, मे बी यूज्ड। रिपेयर्स में भी सेम कि मोर आवर्स रनिंग मशीन मींस मोर रिपेयर मोर मेंटेनेंस। और इंस्पेक्शन देखो क्या बोला है कि जितने ज्यादा यूनिट बनाओगे इतना ज्यादा इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि सर कैसे एलोकेट करते हैं। तो अगर आपके पास कोई टोटल खर्चा है तो आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट कर दिया और आपने फिर क्या कर दिया, पर यूनिट वो वेरिएबल ओवरहेड निकाल लिया। तो सिमिलर लॉजिक है, जैसे कि ऊपर हमने क्या किया था 1 लाख का जैसे स्प्लिट किया था, वैसे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर इंस्पेक्शन का जो कॉस्ट है ना वो 2 लाख हुआ। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं हम लोग कि हमारा जो प्रोडक्ट ए है उसके हमने कितने यूनिट सेल किए, 25,000। और प्रोडक्ट बी के हमने 75,000 यूनिट सेल किए। तो यहाँ पे आप समझो कि 2 लाख है आपका कॉस्ट, तो हम लोग डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स करेंगे तो 1 लाख यूनिट है, यानी पर यूनिट क्या आ गया, ₹2 पर यूनिट। फिर इस रेट को आप क्या कर सकते हो एलोकेट, जैसे कि ए में कितना खर्चा करना है, बी में कितना खर्चा है, तो ये हो गया 50,000, ये हो गया 1.5 लाख, और टोटल क्या हो जाएगा 2 लाख। समझ आया? इसे बोलते हैं एलोकेशन। नेक्स्ट, ये था वेरिएबल। अब फिक्स्ड ओवरहेड। तो सिमिलर चीजें हैं। ठीक है, अब अपने हिसाब से दिमाग लगाओ कि फैक्ट्री रेंट तो आपको पता है ना क्या होता है, फिक्स है कि भाई आपको 10 लाख देना है तो देना ही है। लेकिन अगर बाइफरकेट करना है, मान लो कि हमारा जो फैक्ट्री रेंट है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 डिवीजन चला रहे हैं, ए बी सी। तो 10 आपके हिसाब से अपने हिसाब से बोलो कि अगर मैं आपको 10 लाख पर मंथ रेंट बोलूं और आपको ये 3 एबीसी डिवीजन में डिवाइड करना है, तो सबसे रीजनेबल बेस आपको क्या लगेगा? कि अगर रेंट है 10 लाख और हमारे पास 3 डिवीजन, तो अगर तीनों डिवीजन में कॉस्ट एलोकेट करना है तो क्या क्राइटेरिया यूज करके करेंगे तो रीजनेबल लग रहा है? फैक्ट्री रेंट, एनी गैस? नहीं, एरिया ले सकते हैं ना। मान लो कि ए बी सी डिवीजन ए के 2 फ्लोर्स है, डिवीजन बी का 1 फ्लोर है, डिवीजन सी का भी 1 फ्लोर है। तो आपका जो 10 लाख का रेंट है उसको आप 2:1:1 रेशियो में कर सकते हो एलोकेट। तो फैक्ट्री रेंट है तो अगर हम एरिया के हिसाब से उसको बाइफरकेट करें तो रीजनेबल लग रहा है। फैक्ट्री डेप्रिसिएशन फिर से सेम कर सकते हैं। पूरी फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन अगर क्या हुआ 1 लाख आया, तो उसमें भी यही बोल सकते हैं कि जो ज्यादा यूज कर रहा है उसके लिए ज्यादा डेप्री एलोकेट होगा। तो वहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया वाइज
फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर का काम क्या होता है सर? सुपरवाइज करना। वो सुपरवाइज किसको करेगा? लेबरर्स और वर्कर्स। तो उसका काम को पैसा किस काम का मिल रहा है? लेबरर्स को सुपरवाइज करने का। तो जो डायरेक्ट लेबर आवर्स होते हैं कि भाई जितने आवर्स ये फैक्ट्री वर्कर्स काम करेंगे उतने टाइम हमने भी सुपरविजन करवाया होगा इससे। तो फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी है, तो मान लो कि भाई डिवीजन ए में क्या हुआ है, 2000 लेबर आवर्स काम हुए और डिवीजन बी में क्या हुआ है, 1000 लेबर आवर्स। तो हम लोग जो भी उसका सुपरवाइजर का सैलरी है उसको 2:1 करके एलोकेट कर सकते हैं। यस। इलस्ट्रेशन 4 वही चीजें यहाँ पे लिखी है। एरिया यानी यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर फीट ले लो फैक्ट्री का, डेप्रिसिएशन में स्क्वायर फीट लेकर कर सकते हो। फैक्ट्री सुपरवाइजर में क्या बोला, डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है डियर फ्रेंड्स। सर एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन में डेटा दिया होगा ना, उसके ऊपर से आप पकड़ लोगे। सर पक्का? हाँ, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे उसको जज कर पाओगे एग्जाम में। लेकिन उसके पहले थोड़ी थियरीज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ओवरहेड एलोकेशन मेथड। अब ये जो एलोकेशन है उसमें भी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग 3 लेवल्स पे जा सकते हैं, 3 लेयर्स में जा सकते हैं। एक तो क्या हो रहा है, प्लांट बेस्ड। सर प्लांट यानी यहाँ पे पूरे फैक्ट्री की बात हो रही है। तो हमारे पास कोई खर्चा होगा लेकिन हम लोग क्या है उसको पूरे प्लांट में उस हिसाब से ही एलोकेट कर देंगे, ऐसा हमारा मानना है, यानी एक ही रेट। फिर दूसरा क्या है, डिपार्टमेंट वाइज, कि जितने डिपार्टमेंट्स है उतना हम लोग अलग अलग रेट्स निकालेंगे। और एक लास्ट क्या है, एक्टिविटी बेस्ड। 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लांट वाइड ओवरहेड। तो देखो ध्यान से क्या होगा, एक तो ये ध्यान रखना है, प्लांट वाइड एक ओवरहेड एप्लीकेशन रेट रखेंगे। एक ही रेट है जो पूरे प्लांट में रखेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इजी टू यूज। सर इजी टू यूज, हाँ तो इजी टू यूज तो होगा ही ना, आपको कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना है। जैसे कि इसने क्या बोला कि आपने पूरा कॉस्ट निकाल दिया डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से, यानी आपके पास कोई ऐसा कॉस्ट है जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो वो क्या बोल रहा है कि उसको टोटल बजट कॉस्ट ड्राइवर्स, यानी यहाँ पे टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स लिया। तो फिर क्या बोल रहा है कि आप टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से रेट निकाल दो। यानी कि कोई ऐसा खर्चा है जिसको हमें एलोकेशन करना है, उसका कॉस्ट क्या है, 1 लाख। और डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना आया आपका, कि भाई पूरे महीने में 1000 आवर्स काम किया आपने, वर्कर्स ने, अपनी टीम ने। तो 1 लाख डिवाइड बाई 1000, आपका रेट क्या आ जाएगा, $100 पर आवर। तो ये जो कॉस्ट है, फिर वो क्या बोल रहा है कि आपके जिस जिस डिपार्टमेंट में, जिसके पूरे प्लांट में हमने एक रेट निकाल दिया, आप सिर्फ क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय आवर्स। सुनो खाली ध्यान शांति से, इसके बाद जब मैं डिपार्टमेंट समझाऊंगा तो थोड़ा और क्लियर होगा, एक्टिविटी समझाऊंगा तो थोड़ा और क्लियर होगा, और उसके ऊपर जब हम सम करेंगे तब आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। जितना समझ में आ रहा है ओके करो, जो नहीं आ रहा है डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। लास्ट में जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तब तक आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, अगर उसके बाद भी नहीं आता है टेल मी, हम किसी और मेथड से एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे। प्लांट वाइड ओवरहेड, याद बस इतना रखो कि हम लोग क्या करने वाले, सिंगल ओवरहेड रेट, कोई एक ओवरहेड रेट यूज करेंगे, यानी कोई एक कॉस्ट ड्राइवर। तो कॉस्ट ड्राइवर आपने ऊपर देखे ना,
डायरेक्ट लेबर आवर्स हो सकते हैं, मशीन आवर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, प्लांट वाइड है। तो हम लोग पूरी फैक्ट्री में जितने भी डिविजन है सब में क्या करने वाले, कोई एक बेस लेकर सब में उसके बेसिस पे एलोकेशन, उसे क्या बोलते हैं, प्लांट वाइड ओवरहेड। चलो अब नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल ओवरहेड। तो यहाँ पे सिमिलर है, लेकिन क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इमेजिन अ फैक्ट्री हैज टू डिपार्टमेंट्स, असेंबली एंड इंस्पेक्शन। असेंबली, इंस्पेक्शन। तो असेंबली का मतलब क्या होता है, बेसिकली असेंबली का मतलब क्या होता है कि असेंबल्स होते हैं ना फैक्ट्री वर्कर्स वहां पे, तो असेंबल कहाँ पे हो गए, मशीन पे काम करने के लिए। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो आपका असेंबली डिपार्टमेंट है, अगर उसमें किसी खर्चे को एलोकेट करना है तो मशीन का काम मेन है, तो हम लोग मशीन आवर्स से एलोकेट करें तो अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप इंस्पेक्शन, वो लोग बोल रहे हैं कि मान लो कि हमारा मैन्युअल इंस्पेक्शन हो रहा है, कि भाई पर्सन्स जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो जो हमें इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, अगर उसमें कोई खर्चा एलोकेट करना है तो लेबर आवर्स के बेस पे करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसे बोलते हैं मल्टीपल ओवरहेड रेट्स, कि आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें किस तरह का काम हो रहा है, उसके बेस पर अगर हम लोग कॉस्ट ड्राइवर निकाले, उसे क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल ओवरहेड, मल्टीपल ओवरहेड रेट्स। ऊपर क्या है, हम आइदर मशीन आवर्स लेके चलते ना, तो क्या करेंगे, असेंबली में भी मशीन आवर्स के बेस पे ही रेट करेंगे, और दूसरा क्या था, इंस्पेक्शन में भी मशीन आवर्स के रेट के हिसाब से। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, सिंगल ओवरहेड रेट। डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट में क्या होगा कि हम लोग थोड़ा कन्वीनियंस ही करेंगे, कि भाई जो डिपार्टमेंट है उसका आप अंडरलाइन निकालो। अब ये पढ़ो ध्यान से, इफ मशीन आवर्स आर यूज्ड एज द ओनली कॉस्ट ड्राइवर, इंस्पेक्शन कॉस्ट वुड नॉट बी करेक्टली असाइन टू द प्रोडक्ट्स। यानी ऊपर जो हम लोग नहीं बोल रहे थे सिंगल ओवरहेड, सर यहाँ पे सिंगल ओवरहेड करते और मान लो कि मशीन आवर्स के बेस पे पूरी फैक्ट्री का एलोकेशन करते, तो असेंबली डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं था, वो तो वैसा ही होता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है वो करेक्टली असाइन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इंस्पेक्शन में मशीन यूज होने वाला ही नहीं है, समझे। उसी तरह से अगर लेबर आवर्स, आपने एक ही रेट बोला कि भाई पूरे प्लांट वाइज हम लोग लेबर रेट के हिसाब से खर्चा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो आपका इंस्पेक्शन कॉस्ट तो बरोबर है, लेकिन असेंबली कॉस्ट करेक्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि असेंबली में मेन क्या था, इन्वॉल्वमेंट मशीन का। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स। सर इसमें क्या होने वाला है, तो देखो मोर डिटेल मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है यार, एक ओवरहेड की जगह आप 2 3 4 ओवरहेड लगाओगे तो थोड़ा तो ज्यादा डिटेल में आएगा ही ना, और इसलिए इसको यूजुअली प्रीफर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी थियरीज कहीं पे भी वो लोग एमसीक्यू में चिपका सकते हैं, और लॉजिकल है ना। डिपार्टमेंटल मतलब क्या, अगर डिपार्टमेंट वाइज आप लोग अलग अलग रेट निकाल रहे हो तो वो हमेशा बेटर आंसर ही देगा ना कंपेयर टू प्लांट वाइड। To calculate departmental rates, management must identify and track cost drivers for each department. As number of department increases, जैसे जैसे डिपार्टमेंट बढ़ेंगे आपको हर डिपार्टमेंट के लिए निकालना पड़ेगा कॉस्ट। तो बोल रहा है कि आपका टाइम इसमें लगेगा, लेकिन क्या बोल रहा है कि डिस्पाइट दिस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, दिस आर प्रीफरेबल व्हेन मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल डिपार्टमेंट। जब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो, तो इवन तो आपको कॉम्प्लेक्स लगे, आपको क्या करना है, इसे फॉलो करना है। अब कंपैरिजन पॉइंट देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला था, इजी टू यूज। तो प्लांट वाइड का बस क्या एडवांटेज है, इजी टू यूज है, क्योंकि एक ही कॉस्ट से निकलना है और एक ही बार डिवीजन किया, फिर हर जगह लगाते रहो। यहाँ पे हमने क्या बोला, डिपार्टमेंट वाइज करना पड़ेगा। फिर आपने एग्जांपल लिया कि भाई असेंबली में मशीन आवर्स के हिसाब से और इंस्पेक्शन में लेबर आवर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, इजी की जगह ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, इट इज प्रिफर्ड। अब लास्ट आया, आपने प्लांट वाइड पढ़ा, डिपार्टमेंट वाइड पढ़ा, अब क्या है, इंडिविजुअल, यानी ये एक्टिविटी बेस्ड। मैंने आपको क्या बोला था, 3 चीजें पढ़ेंगे, प्लांट वाइज यानी पूरे फैक्ट्री में एक ही ओवरहेड एलोकेशन करेंगे। सेकंड, डिपार्टमेंट वाइज, यानी जितने डिपार्टमेंट है उनके
उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उनको एलोकेशन करेंगे। जैसे कि असेंबली में हमने क्या बोला, मशीन आवर्स अच्छा लग रहा है। इंस्पेक्शन में हमने बोला कि भाई डायरेक्ट लेबर आवर्स बेटर ऑप्शन है। तो ऐसे जो जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर एक के लिए हम एक एलोकेशन रेट निकालेंगे। तो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के लिए निकाल रहे थे, तो सर एक्टिविटी कॉस्टिंग में क्या होगा, हर एक एक्टिविटी के लिए निकालेंगे। डन। इंडिविजुअल रेट्स निकालेंगे फॉर ईच डिफरेंट एक्टिविटी विद इन द डिपार्टमेंट। तो आई होप आपको कुछ बेसिक आइडिया आ चुका है। अब उसको एकदम प्रैक्टिकल करके ये वाला इलस्ट्रेशन सॉल्व करने के बाद हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। लेट्स सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कार्टर कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट कॉर्पोरेशंस ओवरहेड फॉर द ईयर विल बी 5 लाख। तो उसके पास ऐसा 5 लाख का खर्चा है जो डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट होता तो ये सम ही नहीं होता। ये सम क्या बताए, ओवरहेड रेट। जब आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट है और आपको क्या करना है, एलोकेट करना है। तो 5 लाख का ऐसा खर्चा है जो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि भाई ये मटेरियल का है, ये प्रोडक्ट का है, या ये डिवीजन का है। मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग वेदर टू यूज अ प्लांट वाइड ओवरहेड रेट ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। देखो उनको बताना पड़ेगा, तो उन्होंने बता दिया कि जब आपको एक ही रेट यूज करना है, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि क्या ऐसा करें कि पूरी फैक्ट्री को डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से एलोकेशन करें। फिर बोलता है, और अगर ये भी तो कर सकते हैं ना कि डिपार्टमेंटल रेट्स यूज करें। सर कौन सी डिपार्टमेंट्स, तो उन्होंने बोल दिया फैब्रिकेशन एंड असेंबली। फिर आपने तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसने वो भी इंक्लूड कर दिया। और अगर इंडिविजुअल रेट्स यूज करें तो कैसा रहेगा। तो मैनेजमेंट अभी डिसीजन ले रहा है कि भाई ये करे, ये करे, ये करे, कैसे करें। तो हम लोगों तो रिक्वायरमेंट क्या दिया हुआ है, भाई तीनों में आप रेट्स निकाल के दो हमें। डन। तो सबसे पहला क्या है, प्लांट वाइड ओवरहेड रेट, येलो में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और उसमें क्वेश्चन ने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई प्लांट वाइड जो ओवरहेड रेट है वो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से एलोकेशन करना है। तो यहाँ पे आपको पूरे प्लांट का कॉस्ट दे दिया था। अब आपको कॉस्ट दिख रहा है कहीं क्वेश्चन में या नहीं। सर एक ही तो कॉस्ट दिया हुआ है, 5 लाख। तो पूरी फैक्ट्री का कॉस्ट कितना है, 5 लाख। और आपको एलोकेशन कौन से बेस पे करना है, डायरेक्ट लेबर। अब कहीं पे भी डायरेक्ट लेबर आवर्स मिल रहा है क्या, ये रहा। अब हमें क्या चाहिए, प्लांट वाइड। हम अभी फैब्रिकेशन या असेंबली डिपार्टमेंट का नहीं कर रहे, हम लोग क्या कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, प्लांट ओवरहेड, यानी पूरी फैक्ट्री का एक ओवरहेड रेट। तो अगर वो बोल रहा है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से बनाओ सर जी, तो बोलो आप क्या करोगे। 2500 प्लस 7500 10,000। ये लॉजिक समझ आ रहा है आपको कि अगर 5 लाख है, देखो 5 लाख में क्या होने वाला है, फैब्रिकेशन में 2 लाख और असेंबली में 3 लाख। लेकिन ये तो अगर डिपार्टमेंट कॉस्टिंग है तो ना, हमारे लिए तो पूरा प्लांट है। लेकिन उसने क्या बोला कि एलोकेशन डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से करो। तो भाई आपके टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने होने वाले हैं, 2,500 फैब्रिकेशन के, 7.5 से असेंबली के, हो गए 10,000। तो जो एक सिंगल हेड रेट है वो कैसे निकल सकता है, 5 लाख डिवाइड बाई 10,000 क्या आएगा, $50 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था वो खत्म हो गया। सेकंड क्या था, सर डिपार्टमेंट कॉस्ट। उसमें उसने क्या बोला, फैब्रिकेशन एंड असेंबली। आपको फैब्रिकेशन एंड असेंबली में देखो यहाँ पे दिया गया है कि क्या यूज करना चाहिए आपको। तो बोल रहे हैं फैब्रिकेशन में मशीन ज्यादा यूज होता है, तो आप मशीन आवर्स के हिसाब से एलोकेशन करो। और असेंबली में क्या बोला, डायरेक्ट लेबर आवर्स।
तो अभी आपने प्लांट वाइड किया था तो पूरा 5 लाख था, अब आपको डिपार्टमेंट वाइज है तो देखो उन्होंने ही आपको क्या कर दिया है, फैब्रिकेशन और असेंबली में करके दिया 2 लाख 3 लाख। देखो चीज तो अभी भी वही है, 5 लाख है ना। 5 लाख हुआ कैसे, तो बोले 2 लाख फैब्रिकेशन में डिपार्टमेंट का खर्चा है और 3 लाख असेंबली का। अब बोल रहा है इसको कैसे एलोकेट करें। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो खर्चा कितना है, 2 लाख। और फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट के लिए क्या बेस यूज करने की बात हुई, मशीन आवर्स। तो फैब्रिकेशन के मशीन आवर्स कितने हैं, 8000। तो 2 लाख डिवाइड बाई 8000 क्या आएगा, $25। तो इसका हमारा आंसर क्या निकला, $25 पर मशीन आवर। फिर हमारे पास असेंबली डिपार्टमेंट थी, लेकिन असेंबली डिपार्टमेंट का कॉस्ट तो ठीक है चलो 3 लाख, लेकिन उसके लिए हमें क्या बोला गया है, कॉस्ट ड्राइवर क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है। तो वहां पे ये 4000 मशीन आवर से डिवाइड नहीं करना है हमें, ठीक है, किससे करना है, तो कॉस्ट ड्राइवर डायरेक्ट लेबर आवर्स है। तो असेंबली डिपार्टमेंट के लिए कितने लेबर आवर्स है, कहाँ गया, हाँ 7500। क्या आएगा, $40 पर डायरेक्ट लेबर आवर। डन। अब लास्ट क्या था, इंडिविजुअल रेट्स। तो देखो यहाँ पे उन्होंने आपको इंडिविजुअल भी दे दिया कि ये जो आपको 5 लाख बोला है ना, वो क्या क्या चीज है पता है, मटेरियल लॉजिस्टिक यानी चीजें यहां से वहां ले जाने में, मेंटेनेंस एंड पैकेजिंग। 80, 3 लाख, 1 20, कितना हुआ डियर फ्रेंड्स, 5 लाख। तो आपको जैसे बाइफरकेशन करना है, आप जो यूज कर रहे हो उस हिसाब से हो सकता है। जब आपको प्लांट वाइड करना था तो आपको फर्क नहीं पड़ता है अंदर क्या था, आपने पूरे 5 लाख के ऊपर क्या कर दिया, उसने बोला डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो टोटल 10,000 लेबर आवर्स थे, आपने उस हिसाब से एलोकेशन कर दिया। जब आपके पास डिपार्टमेंट की बात आई तो आपको क्या दिया गया कि फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में 2 लाख का खर्चा है और असेंबली में 3 लाख का। और उसके लिए भी आपको क्या किया था, मशीन आवर और डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया गया था। तो ये देखो आपने मशीन आवर्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स निकाल दिए। अब उससे और डिटेल में जा रहे हैं हम लोग एक्टिविटी में कि सर 5 लाख है, अगर उसको डिपार्टमेंट वाइज ना देखे और एक्टिविटी वाइज देखे तो 5 लाख में से मटेरियल लॉजिस्टिक का खर्चा है 80,000, मेंटेनेंस के 3 लाख हो गए और पैकेजिंग के 1,20,000। तो आपका सेकंड रिक्वायरमेंट हो गया है। देखो क्वेश्चन का फर्स्ट रिक्वायरमेंट था वो प्लांट वाइड एक था, फिर ये डिपार्टमेंटल वाइड था, अब लास्ट आएगा एक्टिविटी वाइज। तो आपके पास एक्टिविटी कितनी है, 3 है, मटेरियल लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस एंड पैकेजिंग। तो सबसे पहले मटेरियल लॉजिस्टिक की बात करें, कॉस्ट कितना है, 80,000। अब मटेरियल कॉस्टिंग है तो उसका बेस क्या होना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट होना चाहिए ना। और यहाँ पे आपको दे भी दिया है कि मटेरियल लॉजिस्टिक के लिए क्या यूज करोगे, मटेरियल कॉस्ट, मेंटेनेंस के लिए मशीन आवर्स और पैकेजिंग के लिए नंबर ऑफ शिपमेंट्स, कि भाई जितना डिलीवरी करोगे उतना ज्यादा आपका पैकेजिंग होगा, जितना डिलीवरी हो रहा है मतलब उतना सेल हुआ है, जो सेल हो रहा है वो पैक करके सेल करोगे। तो आपको तीनों के कॉस्ट ड्राइवर दे दिए। तो मटेरियल लॉजिस्टिक के लिए मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ड्राइवर, मटेरियल कॉस्ट
तो देखो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट दिया है, इसमें से क्या मैं 480 लूंगा या 320? सर टोटल लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने डिपार्टमेंट वाइज नहीं, पूरे प्लांट का मटेरियल लॉजिस्टिक निकाला है। तो 480 प्लस 320 क्या हो जाएगा? 8 लाख। तो आपका मटेरियल का आंसर क्या आ जाएगा? 80,000 डिवाइड बाई 8 लाख इज इक्वल टू $0.10 पर मटेरियल। और यहाँ पे क्या बोला था, हमारा बेस क्या है? जो बेस होता है वो पर में आ जाएगा, पर मटेरियल डॉलर कॉस्ट। सेकंड क्या है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का खर्चा कितना बोला? तो बोले 3 लाख। और उसका कॉस्ट ड्राइवर देखो यहाँ पे, मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स आपके टोटल कितने हैं? तो देखो फैब्रिकेशन में 8 और असेंबली में 4, तो मेंटेनेंस 3 लाख डिवाइड बाई 8,000 प्लस 4,000 क्या हो जाएगा? 12,000। तो 3 लाख डिवाइड बाई 12,000 क्या आएगा? $25 पर मशीन आवर। लास्ट पैकेजिंग एक्टिविटी। तो पैकेजिंग का हम लोग एलोकेशन निकालेंगे। पैकेजिंग के लिए हमें क्या बोला गया है कि भाई नंबर ऑफ शिपमेंट के हिसाब से आप करो ना पर शिपमेंट। तो देखो नंबर ऑफ शिपमेंट में देखो फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में से कोई शिपमेंट होता ही नहीं है, और असेंबली में से हो रहा है 10,000, करेक्ट। तो अब पैकेजिंग आपका कितना था? 1,20,000। पूरे साल में टोटल शिपमेंट कितने हुए? 10,000 इज इक्वल टू $12 पर शिपमेंट। ये डेटा फालतू दिया हुआ है, न्यू प्रोडक्शन रन आगे के रन के लिए है, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी यूज नहीं कर लेना था। ये देखो सॉल्यूशन जैसा हमने किया वैसे ही। प्लांट वाइड में सिर्फ डायरेक्ट लेबर्स के हिसाब से पूरा 5 लाख डिवाइड बाई 10,000। डिपार्टमेंटल में देखो फैब्रिकेशन असेंबली, ये गलत लिखा है, 7,500 लेबर आवर्स था। इंडिविजुअल में देखो मटेरियल, मेंटेनेंस, पैकेजिंग। तो समझ आया कि नहीं? प्लांट वाइड, डिपार्टमेंटल रेट और इंडिविजुअल रेट्स। ऐसा लग रहा है कि 80-90% समझ आ गया कि कंफ्यूजन है? डन है। तो एग्जाम में तो आपको डेटा दिया हुआ होगा, तो आपको रीजनेबल बेस लेकर इसी तरह से एलोकेशन करना है। इट शुड बी फेयरली सिंपल। बेसिकली आप फर्स्ट डिवीजन ही कर रहे हो, बट एक बार मैं आपको ये लेक्चर के बाद ये नोट्स दे दूंगा, आप फिर से रिवाइज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और अगर फिर भी लगे कोई डाउट तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में मुझे 2 ही कॉन्सेप्ट कराने थे, एक करा दिया है, अभी लास्ट कॉन्सेप्ट है, और आपके चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है ये, कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स। कि भाई कॉस्ट कैसे मेजर करना है, आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए। इसके बेस पर थियरी आ सकती है एग्जाम। थियरी आ सकती का मतलब क्या है कि वो लोग कोई एक एक्चुअल कॉस्टिंग या नॉर्मल कॉस्टिंग का एग्जांपल देंगे और फिर ऑप्शन में बोलेंगे कि ये किस टाइप का कॉस्टिंग है। समझ रहे हो? तो आपको सिर्फ फंडामेंटल आना चाहिए कि भाई एक्चुअल कॉस्टिंग क्या है, नॉर्मल क्या है, स्टैंडर्ड। रट्टा नहीं मारना है, लेकिन फंडामेंटल। तो एमसीक्यू में वो क्या करेगा, कोई एक एग्जांपल देगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्चुअल कॉस्टिंग है, नॉर्मल कॉस्टिंग है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ठीक है। अब एक्चुअल कॉस्टिंग का तो डेफिनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, नाम ही क्या है उसका, एक्चुअल कॉस्टिंग। किसी भी चीज की एक्चुअल कॉस्टिंग आप किसको बोलते हैं? अरे असली कीमत को, उसकी असली कॉस्ट को। तो इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है कि एक्चुअली में आपको कितना, आपके जेब पे वो कितना इफेक्ट करेगा। तो जो आपके एक्चुअल कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्टिंग क्या यूज करता है, तो वो एक्चुअल कॉस्ट इंक्लूड करता है कि भाई आपने प्रोडक्शन में, ओवरहेड में एक्चुअली में कितना खर्चा किया। बोल रहा है वो वेरी एक्यूरेट। अरे भाई हमारा पर्पस, ये किसकी एक्यूरेसी टेस्ट कर रहे हैं आप लोग? सर खर्चे की। जब खर्चे में आप लोग एक्चुअल कॉस्टिंग डेटा लोगे बेस में, तो वेरी एक्यूरेट ही होगा ना।
वो तो आप लोग बजटेड वगैरह कुछ पास्ट के हिसाब से निकालते हो कि लगता है कि भाई इस साल हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2 लाख होगा, करेक्ट, उसे क्या बोलते हैं बजटेड, कि भाई 2 लाख होगा ऐसा लग रहा है, और साल खत्म होने के बाद क्या आया 2,50,000, तो गैप है। अब जब एक्चुअल कॉस्टिंग होगा तो मैं ऐसा कोई तुक्का मारूंगा ही नहीं, मैं साल खत्म होने दूंगा और फिर बोलूंगा कि भाई 2,50,000 हुआ, तो वो तो एक्यूरेट ही होगा ना, समझ रहे हो। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या बोल रहा है वो, वेरी एक्यूरेट, पर बोल रहा है लेस कॉमनली यूज। तो सिंपल सी बात है यार, ये कॉस्टिंग वगैरह की बातें है ना, काम शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट होती है कि भाई कहाँ पे खर्चा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये तो खर्चा खत्म करने के बाद, लॉस करने के बाद बोलोगे आप लोग कि ओ नहीं करना चाहिए था, लॉस हो गया। दैट्स नॉट हाउ प्रोफेशनल वर्क्स। तो कॉस्टिंग की दुनिया में हमें सब कुछ पहले डिसाइड करना होता है, तो इसलिए हमने क्या बोला, लेस कॉमनली यूज्ड, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट इंफॉर्मेशन तो आपको मिलेगी नहीं अंटिल आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ प्रोडक्शन। तो जब तक प्रोडक्शन खत्म नहीं हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट तो आएगा ही नहीं, तो आप कोई डिसीजन मेकिंग, और उसके लिए आपको ये डेटा अवेलेबल ही नहीं होता है। सर यूज कहाँ होता है, तो एक ही एग्जांपल याद रखना है आपको, स्पेसिफिक जॉब सच एज जॉब कॉस्टिंग। तो कई बार क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कि कुछ सर्विसेज कैसी होती है, रैंडम होती है। रैंडम का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड, सॉरी रैंडम नहीं, स्टैंडर्ड, मतलब कि भाई हम लोग क्या करेंगे, सबको सेम सर्विस ही दे रहे हैं, सिमिलर सर्विस दे रहे हैं, हमारे पास 2-3 अलग अलग टाइप की सर्विसेज है और हम लोग क्या है सिमिलर सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। स्पेसिफिक जॉब का मतलब क्या है कि किसी के लिए हम लोग कस्टमाइज्ड परफेक्ट काम कर रहे हैं, पे उसको जैसा जैसे चीजें चाहिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में बात कर लो कि कोई विला बना रहा है और उसका उसने खुद क्या है इंटीरियर डिजाइन इनका बोला है कि भाई मुझे ऐसा दरवाजा चाहिए, ऐसे फ्लोर बनाना है, साइड में मुझे स्विमिंग पूल चाहिए, तो इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक जॉब। अगर कोई बिल्डर है और वो पूरे क्या कर रहा है, पूरे सोसाइटी के विलास बना रहा है, तो वो क्या करेगा, सिमिलर बनाएगा सारे, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड जॉब। लेकिन जब आप कस्टमाइज जॉब कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, कि भाई यहाँ पे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वो क्या बोल रहा है कि एक्चुअल कॉस्टिंग यहाँ पे काम का है। सर रीजन, रीजन सिंपल है यार, जब कोई काम स्टैंडर्ड काम आप करते हो ना, तो आपके पास बजटेड इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जब आप ऐसा स्पेसिफिक काम करते हो तो ये स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि ये एकदम पर्सनलाइज्ड है किसी पर्सन के लिए। तो जब आप पर्सनलाइज्ड है तो ये काम आपने एग्जैक्टली ऐसा पहले कभी किया ही नहीं होता है। तो जब आपको कोई स्पेसिफिक जॉब का काम करना है तो सबसे अच्छा एस्टिमेट तभी आएगा कि भाई काम खत्म होने के बाद ही एक्चुअल कॉस्ट ही बेस्ट है, क्योंकि बजटेड आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्टैंडर्ड काम है ही नहीं। समझ रहे हो। याद क्या रखोगे, एक तो एक्चुअल कॉस्टिंग का मतलब क्या है, सिंपल एक्चुअल कॉस्ट। दूसरा क्या है, वेरी एक्यूरेट होगा ही, आप काम खत्म होने के बाद टोटल निकाल के बोलोगे कि इसका इतना खर्चा हुआ, तो वो तो मैच ही करेगा ना। सेकंड, लेस कॉमनली यूज्ड, क्यों, क्योंकि भाई ये काम तो काम शुरू करने से पहले जरूरत होता है कि भाई इसमें इतना खर्चा लग रहा है, इतना मार्जिन एक्सपेक्टेड है, क्या इसने में सेल कर पाएंगे। करने के बाद कॉस्टिंग निकाल के बाद बोलो कि लॉस हो गया, तो क्या काम का, तो लेस कॉमनली यूज्ड। एंड लास्ट क्या बोला कि तो फिर कहाँ यूज होगा एटलीस्ट, तो बोले स्पेसिफिक जॉब में हो सकता है। स्टैंडर्ड जॉब्स में तो क्या होता है, आपको आइडिया होता है ना कि भाई आप हर बार ये काम रिपीटेटिवली कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि यार ये काम करना है तो रीजनेबली इतना कॉस्ट होगा। लेकिन स्पेसिफिक जॉब का मतलब क्या होता है, कस्टमाइज्ड या फिर लॉन्ग टर्म, तो उसमें ये काम आ सकता है। सर एक्चुअल कॉस्ट गिनते कैसे, तो देखो मस्त फॉर्मूला दिया है आपको कि सर डायरेक्ट मटेरियल कैसे गिनना है, आपने क्वांटिटी कितनी खरीदी एक्चुअल में और उसका प्राइस क्या, तो बोले 100 kg खरीदा, ओके, और पर केजी 100 उसका रेट था, तो बोले ये लो आपका एक्चुअल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर में क्या बोला, तो भाई 50 आवर्स काम किया और पर आवर हमने उसको 400 दिया, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट लेबर। ओवरहेड में क्या हो गया, एक्चुअल यूसेज इनटू एक्चुअल रेट, तो यानी हर जगह पे क्या हो रहा है, एक्चुअल। बेनिफिट क्या है, एक ही बेनिफिट आने वाला है डियर फ्रेंड्स, क्या, मोस्ट एक्यूरेट। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे नजदीक तो कोई कॉस्टिंग में जा ही नहीं सकती कोई टेक्निक, क्यों, क्योंकि इट इज एक्चुअल। लेकिन थियोरेटिकली एकेडमिकली पॉइंट से याद रखना चाहिए क्या है, मोस्ट एक्यूरेट। अब लिमिटेशन बहुत सारी है,
डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन, तो नहीं करेगा ना। टाइमली इंफॉर्मेशन क्यों नहीं? अरे ये तो इंफॉर्मेशन सब काम खत्म हो जाने के बाद ही आएगा। एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट कैन नॉट बी कंप्यूटेड अंटिल आफ्टर कंक्लूजन, जब तक काम तमाम नहीं हो जाएगा तब तक ये डेटा आएगा ही नहीं। फिर बोल रहे हैं कि हमारे कॉस्टिंग की दुनिया में हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं ना चीजों को, तो यहाँ पे तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में तो इसका कुछ काम ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो डिसीजन मेकिंग हो जाने के बाद, एक्चुअल काम हो जाने के बाद डेटा आने वाला है। कैनॉट बी यूज फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कि हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करके चेक करते हैं कि भाई हम लेट से कौन सी इंडस्ट्री में, हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं किसके बेस पर, कि भाई मार्केट में ऑन एन एवरेज जो अच्छी अच्छी कंपनीज है उन लोगों का क्या है कि भाई स्टैंडर्ड उनका ये कॉस्ट है वो इतने में खत्म हो जाता है। कुछ भी आप बेंचमार्क कर सकते हो कि भाई वहां पे सर्विसिंग के लिए गाड़ी जाती है तो इतने टाइम में हो जाता है, कोई कंप्लेन है तो इतने टाइम में सॉल्व हो जाता है, कोई भी। तो उसे क्या बोलते हैं, बेंचमार्क, कि भाई ये काम में इंडस्ट्री में जो अच्छी अच्छी कंपनीज है वो इतना ही टाइम लेती है, फिर आप कंपेयर करो आप कितना टाइम लेते हो, उसे क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन करना है तो उसमें एक्चुअल कॉस्टिंग के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन तो लास्ट में ही आएगा, तो कोई काम का नहीं। रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्शन पीरियड। क्यों? तो उसका लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कब होगा, जब कैपेसिटी इज अंडर यूटिलाइज। तो जब आप फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करोगे तो आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या है, अलग अलग आएगा। अब सेकंड, पहला आपने एक्चुअल कॉस्टिंग पढ़ा, सेकंड क्या है, नॉर्मल कॉस्टिंग। नॉर्मल कॉस्टिंग का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना है, इसका ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्चुअल कॉस्ट फॉर डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर। यानी आपके एक्चुअल कॉस्टिंग में और नॉर्मल कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल और लेबर का कॉस्ट तो सेम ही आएगा। लेकिन नॉर्मल, तो सर नॉर्मल इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ओवरहेड के लिए क्या बोल रहा है, नॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, नॉर्मल कॉस्ट आर कॉस्ट दैट नॉर्मली वुड बी इनकर्ड। उसका नाम नॉर्मली क्यों है, क्योंकि हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भाई लेट से आपका पैकिंग चार्ज है, तो नॉर्मल कॉस्टिंग में हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल कॉस्टिंग में क्या होगा, पैकिंग चार्ज हम क्या बोलेंगे, साल के बाद बोलेंगे कि भाई इतना पैकिंग चार्ज हुआ। नॉर्मल कॉस्टिंग में हम क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मली हमको सालाना क्या होता है कि पैकिंग वगैरह में हमारा 1 लाख का खर्चा हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉस्ट। कैसे, नॉर्मली बी इंकर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एप्लीकेशन रेट। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट मटेरियल और लेबर में तो एक्चुअल जैसा ही है, ठीक है, लेकिन जो ओवरहेड है, इसलिए मैंने अभी ऊपर बताया ना कि आप क्या करते हो, नॉर्मली ये देखो नॉर्मली कितना खर्चा होता है उस हिसाब से एक रेट निकालते हो। तो ऊपर के 2 पोर्शन तो सेम थे, मटेरियल लेबर। ओवरहेड में यहाँ पे देखो एक्चुअल यूसेज तो है लेकिन ओवरहेड एप्लीकेशन रेट है। आगे हमने क्या किया था, एक्चुअल रेट ही किया था, वो एक्चुअल कॉस्टिंग था। नॉर्मल कॉस्टिंग में हमने क्या कर दिया, ओवरहेड एप्लीकेशन रेट। सर ये कहां से आया, तो ये देखो, कि नॉर्मली क्या खर्चा होगा, देखो ये जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, क्या, कि नॉर्मली कितना खर्चा होगा, वो कैसे कंप्यूट करेंगे, तो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एलोकेशन रेट के बेस पे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बजटेड वॉल्यूम, कि हम लोग ने क्या बोला है कि भाई हमारा कॉस्ट 5 लाख है, तो जनरली हम लोग क्या है 50,000 यूनिट्स बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, बजटेड वॉल्यूम। तो इसके ऊपर आपको जो रेट मिला, ठीक है, 5 लाख डिवाइड बाय 50,000, 10, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलोकेशन रेट। फिर आपने जो भी खर्चा है उसमें क्या कर दिया, ये 10 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाला, तो ये हो गया नॉर्मल कॉस्टिंग। फायदा क्या है, तो नो रिजल्ट इन फ्लक्चुएशन। क्यों, क्योंकि आपने बजटेड कैपेसिटी के हिसाब से किया हुआ है। प्रोवाइड्स टाइमली इंफॉर्मेशन, आपने क्या किया, नॉर्मली जो खर्चा होता है वो करके आपने पुराना स्टेटिस्टिक का एग्जांपल लिया और एक रेट निकाला, तो ये आपको टाइम से पहले हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ऐसी बातें तो हम लोग काम शुरू होने से पहले करेंगे ना, काम खत्म हो गया, ये नॉर्मली क्या होता है वो गिनने की क्या जरूरत।
तो यहाँ पे क्या बोला, टाइमली इंफॉर्मेशन, आपके चैप्टर का लास्ट सम, एक्चुअल एंड नॉर्मल कॉस्टिंग, इलस्ट्रेशन नंबर 10, अ कंपनी बजट फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, क्या बोला, of 2 lakh to produce 10,000 units in year 1. The company produces 5,000 units in year 1 and incurs actual fixed manufacturing overhead of 190. नहीं, ये लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और सम, ठीक है। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट इज $38 अंडर एक्चुअल कॉस्टिंग। कैसे निकाला उन्होंने, तो ये देखो, $1,90,000 actual fixed overhead plus 5,000 units produced। सर क्या किया, देखो, fixed manufacturing overhead of 2 lakh to produce 10,000 units in year. Company produces 5,000 units in year 1 and incurs actual fixed manufacturing overhead of 1,90,000। तो 1,90,000 आपने क्या किया, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, और आपने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए, 5,000। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल, आपका खर्चा इतना है, आपने एक्चुअली यूनिट्स कितने बनाए, 5,000, तो पर यूनिट क्या आएगा, 1,90,000 डिवाइड बाय 5,000, 38। समझ आया, एक्चुअल कॉस्टिंग है ना, सब एक्चुअल डेटा यूज करना है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि एक्चुअली में ये जो 2 लाख है वो क्या था, बजटेड ओवरहेड था, बट हमें बजटेड से क्या लेना देना जब आप एक्चुअल कॉस्टिंग में हो। सर एक्चुअल कितना खर्चा हुआ, तो ये देखो 1,90,000। बजटेड क्या बोल रहा था, 10,000 यूनिट्स बनाएंगे साल में, डजंट मैटर, एक्चुअल कॉस्टिंग भी फोकस ऑन एक्चुअल, एक्चुअल में आपने 5,000 यूनिट्स बनाए, तो ये 1,90,000 डिवाइड बाय 5,000, यानी अभी आपका जो एलोकेशन रेट क्या आ गया, 38 पर यूनिट, वो आपका एक्चुअल कॉस्ट है, ये रहा। डन। तो सर नॉर्मल कॉस्टिंग में, तो नॉर्मल कॉस्टिंग में हम लोग नॉर्मली जो होता है उसके बेस पे, तो नॉर्मली तो आपके पास ये 2 फिगर थे ना, कि भाई जनरली हमारा 2 लाख का खर्चा होता है और हम लोग साल में 10,000 यूनिट्स बना देते हैं, तो आपका नॉर्मल कॉस्टिंग में रेट क्या आ जाएगा, 20 पर यूनिट। ठीक है, आपने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, डजंट रिजल्ट इन फ्लक्चुएशन, तो देखो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं नॉर्मल कॉस्टिंग, बजटेड के हिसाब से। तो इवन तो अगर हमारा एक्चुअल 5,000 यूनिट ही बने, तो भी नॉर्मल कॉस्टिंग क्या बोलेगा, पर यूनिट कितना लेना है, 20। लेकिन एक्चुअल कॉस्टिंग में वो बोल रहा था सर बहुत फ्लक्चुएशन होगा। रीजन, तो रीजन सिंपल है कि आपने 5,000 यूनिट बनाए तो आपका आंसर क्या आया, 38 पर यूनिट। लेकिन अगर आपने एक्चुअली में 10,000 यूनिट बना दिए होते तो तब आपका आंसर क्या आ जाता, 19 पर यूनिट, ऑलमोस्ट हाफ हो गया। तो आपने अगर देखा उसके लिमिटेशन में, तो ये रहा रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस जब अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी है। तो आपने देखा फुल यूटिलाइज कैपेसिटी में आंसर क्या आता है, 19, और जब आपने 5,000 यानी अंडर यूटिलाइज किया ना 50%, तो आंसर क्या आया था, 38, डबल। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कॉस्टिंग में वो क्या बोलता है कि फ्लक्चुएशन की बात नहीं आती, तो नहीं आएगी ना, आपने एक्चुअल को ध्यान में ही नहीं रखा। जब मैं इसको गिन के ही यूनिट का रेट निकालूंगा, तो मैं एक्चुअली 5,000 यूनिट्स बना रहा हूं, तो भी मेरा आंसर तो 20 का 20 रहेगा ना, तो फ्लक्चुएशन नहीं होगा। डन।
वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आप लोग 10,000 यूनिट बना देते तो 19 पर यूनिट आता, और नॉर्मल कॉस्टिंग में तो क्या बोला है कि आप 10,000 एक्सपेक्टेड के हिसाब से गिनोगे 20 यूनिट। तो उसमें क्या होने वाला है, रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स आपका आंसर 20 रहेगा। तो इसलिए आपने देखा था उसके एडवांटेज में क्या लिखा था कि नो फ्लक्चुएशन, और यहाँ पे तो फ्लक्चुएशन आपको दिख ही रहा है। अब लिमिटेशन ऑफ नॉर्मल कॉस्टिंग, results in overhead variance is because actual or lower may be higher or lower। तो वो क्या बोल रहा है कि चलो ये तो ठीक बात है कि आपने उसको 20-20 रखा हुआ है, लेकिन लाइफ में कभी भी आप प्लान करोगे ऐसा ही हो जाएगा, वैसा तो बहुत रेयरली होगा। सो व्हेन यू प्लान आउट समथिंग तो यू माइट सक्सीड कर सकते हो, आप एक्सीड कर सकते हो उसको, या यू कैन फॉल शॉर्ट। तो वो क्या बोल रहा है, आप 20 बोल रहे हो वो सही है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में वो कभी भी 20 नहीं होगा, वो या तो 19 होगा या तो 21 होगा। करेक्ट। तो लिमिटेशन क्या बोल रहा है कि आपका जो वेरिएंस आएगा उसका क्या, क्योंकि एक्चुअल तो हायर या लोअर ही आने वाला है ना, एग्जैक्ट थोड़ी आएगा। तो बस एक ही लिमिटेशन दिया है। तो दो मेथड पढ़ी आपने, एक्चुअल कॉस्टिंग, नॉर्मल कॉस्टिंग। अब लास्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, उसका नाम ही क्या है, स्टैंडर्ड। कि सर आप स्टैंडर्ड काम करोगे तो इसी तरह से काम होगा। एक्चुअल और नॉर्मल में कॉमन क्या याद रखना है, सर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो दोनों में ही एक्चुअल लेने, सिर्फ मसला क्या है ओवरहेड का। ओवरहेड में क्या है, एक्चुअल कॉस्टिंग में एक्चुअल लिया जाता है, और नॉर्मल कॉस्टिंग में नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है, बजटेड के हिसाब से एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड। अब आया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि सर आपको अगर एक प्रोडक्ट एक्स बनाना है ना, तो आपको RM1 का 2 kg एंड RM2 का 1.75 kg यूज करना है। इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो मान लो कि ये 2 kg का कॉस्ट 100 होता है और ये 1.75 kg का कॉस्ट 50 होता है, तो आपका जो 150 आया वो क्या है, एक यूनिट एक्स बनाने का स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है। अब एक्चुअल में हो सकता है कि आप 2 kg की जगह 1.9 यूज कर लो, यहाँ पे 1 kg यूज करो। करेक्ट। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या बात करता है कि अगर आप स्टैंडर्ड काम करोगे तो आपका एक एक्स यूनिट 2 kg RM1, 1.75 kg RM2 और टोटल $150 के खर्च में बनना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो आपने एक्चुअल और नॉर्मल में देखा कि डायरेक्ट मटेरियल लेबर दोनों में एक्चुअल ही थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा कि भाई डायरेक्ट मटेरियल में आप स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज करो। तो देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। डायरेक्ट लेबर में क्या बोला, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। एंड ओवरहेड में क्या बोला, स्टैंडर्ड अमाउंट इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन में हर एक चीज में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। फिर ये तो आपने पहले स्टैंडर्ड सेट किया, फिर जब आप एक्चुअली में काम करोगे तो सब अलग ही आने वाला है। तो जब आप एक्चुअल काम करोगे तो ओरिजिनली आपका जो था वो स्टैंडर्ड था, जब आप एक्चुअल काम करोगे तो आंसर आएगा एक्चुअल। इन दोनों के डिफरेंस जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है डियर फ्रेंड्स, वेरिएंसेस। स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं, वेरिएंस। वेरिएंस आर द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब बेनिफिट बोल रहा है तो आपको कंपैरिजन में इजी रहेगा एक्चुअल के साथ। जब आपको किसी ने बोला था कि आपका एक यूनिट $150 में बनना चाहिए, फिर जब आप एक्चुअली बनाते हो तो आपका एक यूनिट 160 में बनता है, तो आपको पता चलेगा ना कि भाई आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। करेक्ट। तो आपको एक्चुअल के साथ जब आप स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करोगे तो ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। और जैसे ये कंपैरिजन फैसिलिटेट करता है उसकी वजह से क्या होगा, आप अपना परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट कर सकते हो। जैसे कि डायरेक्ट लेबर आवर्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई एक यूनिट आपका 1 आवर में बन जाना चाहिए। जब आपका एक्चुअल रिजल्ट आता है तो आपको हर एक यूनिट में 2 आवर्स लगे, तो उसका मतलब क्या है कि आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या है, बरोबर नहीं है। अब स्टैंडर्ड आप पहले ही सेट कर सकते हो तो ये प्लानिंग डिसीजन में हेल्प कर सकता है। वो एक्चुअल कॉस्ट में तो क्या होता था, हम लोग खत्म होने के बाद बोलते, तो उससे कैसे प्लानिंग होता।
एड्स इन रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। जब आपको ये पहले से बता दिया जाता है कि भाई आपको RM1 इतना यूज करना है, RM2 इतना यूज करना है, तो लोग क्या करेंगे, जुडिशियसली यूज करेंगे, ध्यान से यूज करेंगे। अगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है ही नहीं तो वर्कर्स अपने हिसाब से भाई यूज करते जा रहे। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि जब आप उसको टारगेट दे देते हो कि भाई एक प्रोडक्ट 150 में बनना चाहिए, लेबर आवर्स को आपने बोल दिया कि भाई पूरे दिन में इतने आवर्स काम होना चाहिए, इतना पैसा देना चाहिए, तो एक आपका क्या हो जाता है कि कोई फालतू खर्चा नहीं होगा। तो क्या बोला, एड्स इन रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, एनेबल्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ये एक क्या है, प्रैक्टिकल टर्मिनोलॉजी है कि भाई किस तरह से दुनिया में क्या बोलते हैं मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट इन द सेंस, तो ये क्या बोलता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बोलता है कि भाई सबको पता ही होता है कि उनका काम क्या है, ठीक है, ऐसे आपको ऊपर बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली उन्हें पता ही होता है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बोलता है कि जहां कोई एक्सेप्शन हो रहा है बस उस पे फोकस कीजिए। भाई सब लोग वर्कर है, काफी टाइम से काम कर रहे हैं, उन्हें पता ही होता है कि भाई आपको नॉर्मल उनको डे टू डे काम क्या करना है। आप हर चीज में आप उसको बोल बोल करोगे कि भाई आम कर आम कर आम कर, तो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी में इश्यू आएगा। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट इज देयर, लेकिन वो आपको हर चीज में टोकेगा नहीं, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में क्या है वो प्ले में आएगा, उसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो वो बोलते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ना आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हो सकता है। सर कैसे, सिंपल, आपको एक स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया गया है, तो जो स्टैंडर्ड में से डिविएट करेगा कि भाई हमने बोला है कि एक यूनिट 150 में बनना चाहिए, आपका यूनिट अगर 190 में बन रहा है, तो कहीं पे तो कुछ छूट रहा है ना। तो जो यहाँ पे ऐसा डिविएशन हो रहा है कि भाई हमने स्टैंडर्ड सेट किया और खर्चा बहुत अलग जा रहा है स्टैंडर्ड से, तो हम उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड के रेंज में आ रहा है उसके लिए हम उसको, इस कंसर्न एम्प्लॉयज, कंसर्न वर्कर्स, कंसर्न टीम को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि भाई जहां पे हमें ऐसा लग रहा है कि भाई गलती है, डेविएशन हो रहा है, उसी में इन्वेस्टिगेशन करके फोकस करेंगे, बाकी सब क्या है चलने देंगे। यूज्ड इन बोथ प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। तो अगर आपको याद हो तो एक्चुअल कॉस्टिंग में इन दोनों में से सिर्फ एक ही था, क्या था, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। तो सिर्फ एक्चुअल में यही था। स्टैंडर्ड में उसने क्या बोला, प्रोसेस कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग दोनों में चलेगा, किसमें, प्रोसेस कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग दोनों में चलेगा। लिमिटेशन, भाई टाइम लेगा। फिर क्या बोलता है, रिजल्ट इन वेरिएंस। सर वेरिएंस किसको बोला था, तो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। तो वेरिएंस तो आएगा ही ना, आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया मतलब एग्जैक्टली इतने कॉस्ट में ही खर्चा हो जाएगा ऐसा तो है नहीं, तो वेरिएंस तो आएगा ही। मैं एडवर्सली इंपैक्ट एम्प्लॉय मोरल, सर ये कैसे, अरे आप लोग ने इसको स्टैंडर्ड करके बांध दिया ना, भाई आप बोलोगे कि क्या, कि भाई ये चीज ऐसे ही बनाना है, इतने ही कॉस्ट में बना देना है, तो कई बार एम्प्लॉय को क्या हो जाएगा कि भाई बहुत वो ऑटोमेटाइजेशन हो रहा है कि भाई बहुत हमारे ऊपर क्या है, रूल्स थोपे गए कि भाई इतने में करना है, इतने आवर्स काम करना है, इतने रेट करना है, तो कई बार एडवर्सली इंपैक्ट कर सकता है मॉरल्स एम्प्लॉय का। फिर डियर फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड सेट कौन करता है, टॉप लेवल पे सीईओ होता है, उसको थोड़ी पता होता है कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग में कैसे होता है, तो जो मैनेजर्स होते हैं वही करते हैं। अब जो मैनेजर्स होते हैं उनको रिवॉर्ड कैसे मिलता है, उनके परफॉर्मेंस पे। तो अगर मान लो आप मैनेजर हो, तो आप क्या करते हो, आपको पता है कि चीज 150 में बननी चाहिए, बट आप क्या करते हो, जानबूझ के स्टैंडर्ड क्या सेट करते हो, 180। फिर क्या होगा, आपकी टीम 160 में बना देती है, तो आप जाके क्या करोगे, शाबाशी ले लोगे, सर जो स्टैंडर्ड है ना उससे भी 2-20 कम में। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है, आपने जानबूझ के उसको इन्फ्लेट किया था, बाकी एक्चुअल स्टैंडर्ड आपने बनाया होता ना, तो आपने 10 का लोचा मारा है। क्या समझाया मैंने, समझ आया। तो जब आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के ऊपर लिंक्ड होता है, तो कई बार मैनेजर्स क्या करेंगे, इम्प्रॉपर स्टैंडर्ड भी तो सेट कर सकते हैं, तो रिपोर्टिंग ही गलत होगा। होना क्या चाहिए था, बॉस को उसको टोकना चाहिए था कि भाई क्यों इतना ज्यादा कॉस्ट हुआ,
लेकिन अगर 180 उसने रख दिया स्टैंडर्ड, तो बॉस तो शाबाशी दे के निकल जाएगा ना कि भाई 20 का खर्चा बचा दिया। समझ रहे हो? तो अब इम्प्रॉपर स्टैंडर्ड अगर सेट हो जाएंगे तो आपका रिपोर्टिंग जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। ठीक है, आज का सेशन यहां तक ही रखते हैं। ये लास्ट इलस्ट्रेशन है, उसके बाद क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन है। तो कल के लेक्चर में आप ये रिवाइज करके आना, फिर हम लोग ये साथ में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर एक नया चैप्टर अकाउंट्स का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय।